नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें हैं, खासकर भारत के संदर्भ में, इसे हमने थोड़ा संक्षिप्त में जाना कि उसे कब आवेदन करना होगा, उसे विदेशी नागरिकता छोड़नी होगी कि नहीं, उसकी पुरानी नागरिकता का क्या होगा। इनको जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले कदम में। शर्तें और विधि दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हमने शर्तों की बात की, अब हम विधि की बात करें कि नागरिकता भारत में पाने के लिए क्या तरीका है। उसमें शर्तें तो आएंगी ही, क्योंकि शर्तें ही उसकी विधि तय करती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत में नागरिकता पाने की क्या विधियां हैं। मूलतः इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो एक एक करके हम इन बिंदुओं को लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और इस बात को स्पष्ट कर लें कि नागरिक जो होती है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति किसी देश में हो तो या तो वो विदेशी होगा या नागरिक होगा। अब ये बात तो आपको स्पष्ट हो गई है कि या तो वह विदेशी होगा या नागरिक होगा। यदि विदेशी है तो 3 श्रेणियां जो उसकी बताई गई थी उनमें से किसी एक में आता है, और यदि नागरिक है तो 4 श्रेणियों का जिक्र किया था, उसमें किसी एक में आता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सिटीजन, एक व्यक्ति एक या तो सिटीजन होगा या वह एलियन होगा। स्पष्ट हो गई ये बात, या तो सिटीजन होगा या एलियन होगा। सिटीजन के 4 वर्ग हैं, कैटेगरीज हैं, और एलियंस की 3 कैटेगरीज हैं। तो अब हम इतना जानने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं कि सिटीजनशिप पाने के लिए, नागरिकता पाने के लिए क्या विधियां हैं। उनमें से पहली विधि को हम देखें पहले, जो जन्मजात नागरिकता से संबंधित है, अर्थात जिसका संबंध जन्म से है। जन्म के आधार पर दी जाने वाली नागरिकता वह पहली श्रेणी है, वह पहली विधि है। और उसके तहत कुछ 3-4 और बिंदु हैं। तो हम जाने जन्मजात नागरिकता क्या है। एक वाक्य में, ऐसी नागरिकता जिसका निर्धारण जन्म के आधार पे हो। जन्म के आधार पर प्राप्त नागरिकता, ये जन्मजात नागरिकता कहलाती है, जो पहली विधि है। अब जन्मजात नागरिकता का अर्थ ये हुआ, उसका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्योंकि तारीखें भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ निश्चित तारीखें हैं, इसको भी हमको ख्याल रखना है। उसके बाद कहाँ हुआ है, देश में हुआ है कि विदेश में हुआ है। उसके बाद उसके माँ बाप के बारे में जानना है। तो जन्मजात नागरिकता को उसके जन्म के आधार पर और 2-3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत, वंशानुगत नागरिकता। वंश के आधार पर, वंश के सिद्धांत पर उसे नागरिकता दी जाती है। और ये जो सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। मेरे पूर्वज यहाँ रहते थे, इसलिए मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ। मैंने आपको बताया था कि नागरिक शब्द जो बना है नगर से, नगर से नागरिक। अरिस्टोटल ने हजारों वर्ष पूर्व ये बात कही थी। अब उसका नागरिक का दायरा नगर से बढ़ गया है। अब वो नगर स्टेट जो उस समय की राजनीतिक भूगोल था, या राजनीतिक जो सीमाएं थीं, अब वह बढ़ के उसका दायरा राष्ट्रीय सीमाएं हो गया है। तो नागरिकता प्राप्त करने का सबसे पुराना, प्राचीन तरीका है, सिद्धांत है वंश। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देनी है कि नहीं, इसका निर्णय
पिता की नागरिकता से किया जाता है। पिता की नागरिकता आधार रहती है, यानी वंशावली, जैसा हम सब जानते हैं, वंशावली का जो आधार रहता है वह पिता रहता है, पुरुष रहता है। तो पिता के नागरिकता के आधार पर नागरिकता देने का सिद्धांत, ये आता है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत। हमारा खून है उसमें, ऐसा कहते हैं ना कि पिता का खून है हमारे में। पिता का खून है मतलब मैं उनके वंश का हूँ। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें और स्पष्ट, तो बच्चा कहीं भी जन्म लिया हो, उसकी नागरिकता वही होगी जो उसके पिता की है। बच्चा कहीं भी जन्म लिया हो, नागरिकता वो जो उसके पिता की थी। बहुत सरल परिभाषा है इसकी। उदाहरण के लिए, यदि किसी भारतीय दंपत्ति के बच्चे का जन्म फ्रांस में होता है, तो उसकी नागरिकता कहाँ की रहेगी? भारत की रहेगी, क्योंकि दंपत्ति की नागरिकता कौन सी है? भारत की है। तो बच्चा चाहे जन्म कहीं भी लो, ये जो भारतीय दंपत्ति है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये फ्रांस में चले गए, फ्रांस में नौकरी करने लगे, दोनों वहीं रहने लगे और दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसी स्थिति में याद रखेंगे उसकी नागरिकता भारत की है, क्योंकि माँ बाप की नागरिकता भारत की है। ये लोग वहाँ गए हैं कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, नागरिकता उनकी भारत की बनी हुई है, नौकरी के लिए गए हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता को त्यागा नहीं है, तो वो भारतीय नागरिक बने हुए हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई। ये नियम फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत में भी लागू है। तो इस तरह के जो देश हैं, इनमें नागरिकता का आधार जन्म और पिता की नागरिकता। स्पष्ट। दूसरी श्रेणी, जन्म स्थान या भूमि संबंधी सिद्धांत। जन्मजात नागरिकता के तहत दूसरा वर्ग क्या है? जन्म स्थान या जन्म भूमि संबंधी सिद्धांत। इसके अंतर्गत, इसके तहत नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर दी जाती है। पहले मैंने बताया नागरिकता दी जाती है वंश के अनुसार, जहां दंपत्ति की जो नागरिकता हो वो बच्चे को अपने आप मिलती है। अब ये दूसरा आधार है भूमि, जन्म भूमि, जन्म स्थान, और इसके तहत नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर मिलती है, जिसके अनुसार बच्चा जिस देश की भूमि में जन्म लेता है उस देश का नागरिक माना जाता है। बच्चा जिस देश में जन्म लिया वह उस देश का नागरिक। उदाहरण है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जन्मभूमि के तहत ये नियम है कि यदि कोई परिवार वहाँ किसी कारण से आता है और उस परिवार के वहाँ निवास करने के काल में वे एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस बच्चे की नागरिकता अर्जेंटीना की मानी जाएगी। ये हो गया जन्मभूमि के आधार पे। अब तीसरा है दोहरा या मिश्रित सिद्धांत। दोहरा सिद्धांत क्या है? जैसा शब्द से स्पष्ट है ड्यूअल, ड्यूअल सिटीजनशिप। ये ड्यूअल सिटीजनशिप का आधार क्या है? दोहरे सिद्धांत। दोहरा सिद्धांत क्या है? ये दोनों सिद्धांत जो मैंने ऊपर बताया आपको, जन्मजात या वंश और भूमि, इनका मिश्रण है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इन दोनों सिद्धांतों को मानते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ये लागू है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत में ये लागू है। क्या? दोहरा सिद्धांत। अलग अलग नियमों या दोहरे नियम के कारण कभी कभी नागरिकता के निर्धारण में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है,
क्योंकि विभिन्न देशों के अपने अपने नियम हैं नागरिकता संबंधी। तो कई बार ये मुद्दा उठता है कि इसकी नागरिकता कहाँ की होगी, उस देश का कानून क्या कहता है। तो ये दिक्कतें आती हैं नागरिकता को लेकर। उदाहरण के लिए, अमेरिकी नागरिक का बच्चा यदि ब्रिटेन में होता है तो अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा और ब्रिटेन का भी कहलाएगा। ये हो गई दोहरी नागरिकता। एक अमेरिकी परिवार का बच्चा, अमेरिकी नागरिक का बच्चा, उसका जन्म यदि इंग्लैंड में हो रहा है तो जो मैंने उदाहरण दिए उसके तहत वो बच्चा इंग्लैंड का भी नागरिक होगा और साथ ही साथ अमेरिका का भी नागरिक होगा। सच्चाई तो ये है कि कोई व्यक्ति दो जगहों का नागरिक तो नहीं हो सकता। यही उदाहरण ले लें कि अमेरिकी नागरिक का बच्चा जन्म लेता है इंग्लैंड में तो उसकी दोहरी नागरिकता हो गई, और दूसरी ओर मैं कह रहा हूं कि सामान्य स्थिति में कोई दोहरी नागरिकता, दो जगह का नागरिक नहीं हो सकता, और ये तार्किक भी है। लेकिन दोनों देशों के कानून नागरिकता संबंधी ऐसे हैं कि ये प्रावधान है कि ले सकता है। ऐसी स्थिति में उस बच्चे को कुछ छूट मिली है। क्या है? जब तक माइनर है, एक तरीके से दोनों जगह का नागरिक उसे माना जाएगा। वयस्क होने पर वो तय करेगा कि वह किस देश की नागरिकता ले, अमेरिका की या इंग्लैंड की, वयस्क होने पर। तो ये एक टाइम पीरियड उसको मिला है ये तय करने के लिए कि वह अपनी नागरिकता का चयन स्वयं कर सकता है। यद्यपि उसके पिता अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। तो ये हो गया जन्म के आधार पर, जन्मजात या वंश के आधार पर वर्गीकरण। विधि, नागरिकता पाने की विधि। अब दूसरी श्रेणी जो होती है, एक तो जन्म के आधार पे हुई, दूसरी श्रेणी है देशीयकरण अथवा राज्य द्वारा दी जाने वाली नागरिकता। दोनों में अंतर समझिए। अभी जो जन्मजात मैंने बात की वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, जहाँ जन्म लिया या जब जन्म हुआ उसके आधार पे, ये प्राकृतिक है। और एक दूसरी तरीके की विधि है जिसके तहत उसे दी जाती है नागरिकता, शासन देता है, राज्य नागरिकता देता है। ये दूसरी श्रेणी कहलाती है देशीयकरण अथवा राज्य द्वारा प्रदत्त नागरिकता। प्रदत्त यानी देना, देशीकरण एक तरीके से आप कह सकते हैं इसे, जिसमें उसको उस देश का बना दिया जाता है। और कैसे बनाते हैं? नागरिकता देकर। ये जो सिद्धांत है देशीकरण, ये सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत है। किसी विदेशी को किसी राज्य की नागरिकता तब मिलती है जब वह उस राज्य द्वारा शर्तों को पूरा कर ले। सरल परिभाषा। ये किसके लिए है? इसका मतलब ये हुआ कि ये नागरिकता विदेशियों के लिए है। ये नागरिकता विदेशियों के लिए है। विदेशी के अर्थ क्या हैं? जो बाहर से आए हैं, जो उस देश के नागरिक नहीं हैं लेकिन अब नागरिकता चाहते हैं विभिन्न कारणों से। तो ऐसी स्थिति में किसी विदेशी को किसी राज्य की नागरिकता उस समय मिलती है जब वह उस राज्य के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने का वादा करता है, पूरा करता है। देशीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया है, यानी विदेशी व्यक्ति है उसका हम देशीकरण कर रहे हैं। वी शब्द उसमें लुप्त हो गया, अर्थात वो देशी हो गया, देश का हो गया। तो ये एक वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। ये उसके कानूनी दांव पेच से गुजरना होता है उसे, जो सरल है, जिसमें तो एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया जिसमें उस व्यक्ति को जिसे नागरिकता चाहिए उसे एक
सक्षम अधिकारी के सामने एक आवेदन देना होता है और आवेदन में वो स्पष्ट करता है कि उसे यहाँ की सभी शर्तें स्वीकार हैं जो नागरिकता के लिए आवश्यक हैं, नागरिकता पाने के लिए आवश्यक हैं। देशीकरण के संबंध में भी अलग अलग देशों की अलग अलग शर्तें हैं। स्वाभाविक है, जब अलग अलग देशों की नागरिकता के नियम अलग अलग हैं तो शर्तें अलग अलग होंगी। मैंने पूर्व में भारत की 2-3 शर्तों का जिक्र किया था। यदि वो उसे पूर्ण कर लेता है तो यहाँ के नागरिक बनने की पात्रता रखता है। अब पात्रता रख लिया तो उसके बाद उसे एक विधि का पालन करना पड़ेगा, कानूनी विधि का, और उस विधि के पालन के तहत उसे एक सक्षम अधिकारी के सामने एक आवेदन देना पड़ेगा। उसमें वो स्पष्ट करेगा कि नागरिकता की सभी शर्तें उसे स्वीकार हैं और उन्हें पूरा करने पर ही, इस फॉर्मेलिटी को, इस प्रक्रिया को पूरा करने पर ही वह नागरिक बन सकता है। अब आमतौर पर ये जो नीचे की शर्तें कुछ देखिए आप, इनमें 5 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है सभी देशों में। नीचे जो शर्तें मैं बताऊंगा आपको, 5 शर्तें कॉमन हैं जो सभी के लिए लागू होती हैं जो लोग नागरिकता लेना चाह रहे हैं और विदेशी हैं। पहली बात कि आपको अपने मूल राष्ट्र की नागरिकता के त्याग करने की घोषणा करना होगा। जिस राष्ट्र की नागरिकता आपके पास है आवेदन के समय, उस राष्ट्र की नागरिकता को आपको छोड़ना होगा और तदनुसार आपको घोषणा करनी होगी, लिखित घोषणा। दूसरी शर्त जो है, एक निश्चित अवधि तक निवास करना। हर देश की अपनी अपनी अवधि है कि यदि कोई विदेशी भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कितने अवधि तक निवास करना होगा, इसका नियम है। यदि फ्रांस में करना चाहता है तो उसे 10 वर्ष, ब्रिटेन अमेरिका में करना चाहता है तो उसे 5 वर्ष। तो अलग अलग देशों की अलग अलग विधि, अलग अलग समय काल है। दूसरे शब्दों में, जो 5 शर्तें सभी को पूरी करनी है विदेशियों को, उसमें पहली शर्त तो ये है, आपको अपनी मूल नागरिकता सरेंडर करना होगा, त्यागना होगा और तदनुसार घोषणा करनी होगी। दूसरा है, आपको कुछ निश्चित अवधि तक उस देश में रहना होगा। यदि आपने उस देश में उतनी अवधि पूरी कर ली, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे और फिर वैधानिक प्रक्रिया से गुजरेंगे नागरिकता पाने के लिए। जिस काल में आप वहाँ रह रहे हैं उस देश में, वो काल आपका विदेशी व्यक्ति के रूप का काल माना जाएगा। तो दूसरी शर्त है कुछ समय का निवास, और हर देश का अपना अपना समय है। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में 10 वर्ष, इंग्लैंड और अमेरिका यहाँ पे 5 वर्ष। अब तीसरी शर्त क्या है जो सभी देशों में है? पहला तो हो गया, जैसा मैंने बताया, सरेंडर करना मूल नागरिकता। दूसरा, निश्चित अवधि तक निवास करने की शर्त, जो अलग अलग देशों की अलग अलग है, पर जो भी है एक निवास करने की शर्त है और एक विदेशी के नाते। तीसरा, जिस राष्ट्र की नागरिकता आप लेना चाह रहे हैं, उस नवीन राष्ट्र के प्रति निष्ठा और देशभक्ति की शपथ लेना होगा। जिस देश की नागरिकता आप लेना चाह रहे हैं, उस देश के प्रति समर्पण की शपथ आपको लेना होगा, उस देश के प्रति निष्ठा की शपथ आपको लेना होगा, उस देश के प्रति देशभक्ति की शपथ लेना होगा, और वह भी लिखित होती है, जिसमें आपको ये कहना होगा कि मैं अपना नाम, ये शपथ लेता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित रहूँगा। वो घोषणा करता है साफ उस शपथ पत्र में कि वह उस देश के प्रति वफादार रहेगा, सरकार के प्रति वफादार रहेगा
और देश के कानूनों का पालन करेगा। तो वफादारी और उसका पालन, कानूनों का पालन, इसका एक उसे शपथ पत्र देना होता है। चौथी आवश्यकता, चौथी शर्त देशीकरण के लिए क्या है? चौथी शर्त है कि जिस देश की नागरिकता आप लेना चाह रहे हो, वहाँ की शासन पद्धति और वहाँ के संविधान में आपको अपना विश्वास जताना होगा, अपना विश्वास जताना होगा। यानी आपको ये भी घोषणा करनी होगी कि इस देश के संविधान में, इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया में, शासन पद्धति में मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ और किसी तरह का प्रश्न, संदेह यहाँ की प्रणाली पर मुझे नहीं है। तो इस प्रकार ये देशीकरण यानी विदेशी के द्वारा नागरिकता पाने की कुछ शर्तें हैं, और उसमें से पहली शर्त मूल नागरिकता को त्यागना, दूसरा कुछ समय तक स्थायी निवास, तीसरा देशभक्ति और निष्ठा की शपथ, चौथा शासन पद्धति में विश्वास, और पांचवा स्थायी रूप से निवास करने का संकल्प। ये भी उसी शपथ पत्र का हिस्सा है जिसमें विदेशी नागरिक या विदेशी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता पाने के लिए जो शपथ पत्र देता है, उसमें यह बात भी स्पष्ट करता है कि वह इस राज्य की नागरिकता पाने की इच्छा रखता है और वहाँ स्थायी रूप से निवास करने का संकल्प लेता है, स्थायी निवासी बनने का संकल्प लेता है। यानी स्थायी निवासी बनने की घोषणा या संकल्प लेना भी उस शपथ पत्र का हिस्सा है। छठवां बिंदु जो आवश्यक है एक विदेशी को नागरिकता पाने के लिए, जो लगभग सभी देशों में लागू है, राष्ट्र का ज्ञान, राष्ट्रभाषा का ज्ञान। जो शुरू की जो 5 बातें बताई मैंने, 5 शर्तें, ये लगभग सभी देशों में समान है। ये 5 शर्तें सभी देशों में। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में कुछ अन्य शर्तें भी हैं। उदाहरण के लिए एक शर्त कई देशों में है, वो है कि आपको राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। अमेरिका में तो राष्ट्रभाषा का ज्ञान एक अनिवार्य शर्त है। और भारत में भी ये जरूरी है कि आवेदन देने वाला व्यक्ति कोई न कोई सी एक भाषा का ज्ञान रखे। कौन सी भाषा, उसको भी परिभाषित किया गया। भारतीय भाषाओं की एक सूची संविधान में बनाई गई है जिसे कहते हैं 8वीं सूची। क्या सूची? 8वीं सूची, 8th शेड्यूल। उस 8th शेड्यूल में भारतीय भाषाओं के नाम दिए गए हैं, भाषाएं शामिल की गई हैं और अंग्रेजी भी उसमें एक है। इन भाषाओं में से कोई एक भाषा आना जरूरी है यदि भारत की नागरिकता के लिए कोई आवेदन करता है तो। और अमेरिका में वहाँ की तो राष्ट्रभाषा इंग्लिश ही है, अंग्रेजी ही है, तो वहाँ ये कंपलसरी है कि उसे राष्ट्रभाषा आना चाहिए यदि आवेदन करना है तो। कुछ देशों में परिवार के पालन पोषण की क्षमता का पता लगाया जाता है कि यदि आप नागरिकता चाहते हैं तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे कि नहीं, आपकी आय का जरिया उतना है कि नहीं। यानी ऐसा तो नहीं कि यहाँ आकर आप एक सामाजिक बोझ बन जाएं, एक गरीब परिवार के रूप में यहाँ आए, टैक्स आदि देने की तो बात ही दूर, कर आदि नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा समाज के लिए एक बोझ बन गए हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा दुरुपयोग ना हो, इसलिए कई देशों में ये भी आवश्यक है कि आपके पास पालन पोषण की क्षमता हो परिवार की। तो नागरिकता पाने वाले इच्छुक व्यक्ति
उसमें अपने परिवार के पालन पोषण, उनके जीविकोपार्जन की क्षमता होना ज़रूरी है और ऐसा सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ता है जो इच्छुक है, जो व्यक्ति नागरिकता पाने का। ये जो नियम है ये स्वीडन में, पेरू में ये लागू है। ऐसे अन्य भी देश हैं, पर आपकी जानकारी के लिए स्वीडन, पेरू में पालन पोषण की क्षमता एक आवश्यक शर्त है नागरिकता पाने के लिए। 8वीं शर्त बहुत महत्वपूर्ण है और वह है अच्छा चरित्र होना। अच्छा चरित्र होने का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। कुछ देशों में ये आवश्यक है। जिस देश में वो रह रहा है पहले से, वहाँ उसके विरुद्ध किसी तरह की आपराधिक केस तो नहीं है, किसी विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने का कोई प्रमाण तो नहीं है, किसी तरह का उसे कानूनी दंड तो नहीं दिया गया है। ये भी कई देशों में पूछा जाता है और ऐसा शपथ लिया जाता है या सर्टिफिकेट लिया जाता है जिसमें आपको ये प्रमाणित करना होता है साक्ष्यों के माध्यम से कि आप किसी भी तरह की ऐसी दंडनीय गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं अपने पूर्व देश में, उस देश में जहाँ की नागरिकता अभी आपके पास है। तो आपका पुराना इतिहास एक तरीके से खंगाला जाता है। कुछ देशों में नागरिकता देने के पूर्व पूरी जांच की जाती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके पश्चात शासन निर्णय लेता है कि आपको नागरिकता दे कि नहीं। ये जो अच्छे चरित्र की जो बात है, ये स्वीडन में, नॉर्वे में इसे बड़ी कड़ाई से इसका पालन होता है। और आप देखेंगे कि स्वीडन, नॉर्वे वे देश हैं जहाँ पे दुनिया में सबसे कम अपराध होते हैं। दुनिया के ये 2-3 देश ऐसे हैं जहाँ अपराध न्यूनतम है और जहाँ शिक्षा का स्तर सर्वश्रेष्ठ है। उसके पीछे, उनकी सफलता के पीछे, उनके इस विकास के पीछे ये कानूनी प्रावधान और उनकी कड़ाई, उनका कड़ाई से पालन ये जिम्मेदार है। यहाँ पर ये बड़ा जोर दिया जाता है कि आपको अच्छे चरित्र का प्रमाण देना होगा। आपको किसी दंडनीय अपराध, कोई गलत कार्य, विध्वंसकारी कार्य, किसी आपराधिक गतिविधियों में तो आपको लिप्त नहीं पाया गया पूर्व में, ये पता लगाने की कोशिश होती है और उसके बाद जब संतुष्ट होते हैं तब नागरिकता की अर्जी पर विचार हुआ जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मोटे मोटे 8 नियम हैं जो नागरिकता, देशीकरण नागरिकता के लिए शर्तें हैं। इन 8 शर्तों में हमने पाया कि जो पहले की जो 5 शर्तें हैं वो लगभग दुनिया के सभी देशों में आवश्यक है वहाँ की नागरिकता पाने के लिए, और अन्य जो 3 शर्तें हैं ये कुछ खास देशों में हैं। भाषा संबंधी शर्त, उसके बाद पालन पोषण संबंधी शर्त और अच्छे चरित्र के बाबत जानकारी। ये 3 शर्तें कुछ देशों में हैं, कई देशों में से इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि कैसे जो नागरिकता है जन्म के आधार और देशीकरण के आधार पे कैसे दी जाती है।